हेलो नमस्कार दोस्तों। इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बीएसएससी इंटर लेवल परीक्षा के लिए एक और महत्वपूर्ण सेट को लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण 75 प्रश्नों को एकदम शानदार तरीके से जानेंगे और यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रैक्टिस सेट से पहले, यानी कि आज यह प्रैक्टिस सेट 5वां है। इस प्रैक्टिस सेट के पहले 4 प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए मैं बहुत ही शानदार तरीके से उपलब्ध करा चुका हूं। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको अवश्य जाकर देख लीजिएगा। और इस बीएसएससी इंटर लेवल वाली सीरीज पर आपके द्वारा जो प्यार दिखाया जा रहा है, उसके लिए मैं सदैव आभारी रहूंगा। और आप लोग इसी तरह इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना प्यार बनाए रखिए। और मैं आप लोग को जो वादा किया हूं कि आप लोग सिर्फ मेरी मोटिवेशन को हाई रखिए, मैं आप लोग के लिए लगातार इस तरह के प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए प्रोवाइड कराता रहूंगा। और मैथ रीजनिंग के भी साथ साथ क्लासेस जो है हमारे चैनल पर शुरुआत आप लोग के लिए हो गई है। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज का यह जो प्रैक्टिस सेट है आप लोग इसमें 75 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए पहले प्रश्नों को आप लोग के लिए मैं लाता हूं। पहला प्रश्न आप लोग के लिए है कि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय पूछ रहा है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय की अगर बात करें हम लोग, तो इसका पहले हम लोग देख लें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये भी तो जरूरी है। और यह क्वेश्चन दोस्तों ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये पूछा नहीं है, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बीपीएससी, यूपीएससी। और मैं कहाँ-कहाँ कौन-कौन से आप लोग के लिए बताऊं। बिहार एसएससी और बिहार एसएससी सीजीएल के लिए तो एक फेवरेट रहा है। आप लोग के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आप लोग देखेंगे तो यह जो प्रश्न जो है इसका 8 मार्क जो हो जाएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है, इस प्रश्न के लिए 8 मार्क सही जवाब हो जाएगा। जब भी आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। और 8 मार्च 2023 को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, उसी का विषय के बारे में बात किया जा रहा है। उसका क्या विषय था, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्त, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, यह हो जाएगा डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्विलिटी जो हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और प्रश्नों को देखते रहिए। दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। दूसरा प्रश्न है आप लोग को कि भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा है, यानी कि मिट्टी की बात की जा रही है। पहला ऑप्शन है मरु मृदा, जलोढ़, काली, लेटराइट मिट्टी। तो भारत में सबसे ज्यादा व्यापक रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? तो यह जो है जलोढ़ मिट्टी जो है, या जलोढ़ मृदा आप लोग कह लीजिए, दोनों बात एक ही है। तो जलोढ़ मिट्टी का जो व्यापक रूप से पाए जाने वाले अपने देश में सबसे ज्यादा यह मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है ना? तो चलिए यह प्रश्न को देख लिया आप लोग शानदार तरीके से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 3 है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी? तो देखिए दोस्त, यहाँ पर 2 प्रश्न आप लोग के लिए हो जा रहा है। यहाँ पर अगर प्रश्न आप लोग को पूछ लिए कि मूल नियंत्रण नीति कौन से शासक के द्वारा लगाया गया था, तो मूल नियंत्रण नीति जो है यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही लगाया गया। यहाँ पर कभी-कभी प्रश्न में बाजार मूल नियंत्रण भी पूछ देता है कि बाजार मूल नियंत्रण नीति कौन से शासक के द्वारा लगाया गया। तो ऑप्शन में आप लोग को अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल ही होगा। और यह प्रश्न कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कई परीक्षाओं में। तो थोड़ा सा इसको मैं घुमा कर ला दिया हूँ प्रश्न को, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग थोड़ा घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछने का हो गया है। तो किसके भले के लिए यह लागू किया था मूल नियंत्रण नीति? तो दोस्तों, अलाउद्दीन ने ये सैनिकों के लिए लागू किया था। ये सैनिकों के भले के लिए यह लागू किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। चौथा प्रश्न है, देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है आप लोग को। इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से प्रश्न है कि संसद में समाविष्ट होते हैं। संसद में क्या क्या होते हैं दोस्तों? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। दूसरा लोकसभा, राज्यसभा। तीसरा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, उपराज्यसभा। डी नंबर है उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो दोस्तों, जब भी संसद की सिर्फ बात की जाए, तो संसद में ये 3 लोग समाविष्ट होते हैं। एक तो हो गया आपका राष्ट्रपति, और दूसरा हो गया लोकसभा, और तीसरा हो गया राज्यसभा। ठीक है ना? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों को समाविष्ट करके ही संसद का
आप लोग संकल्पना करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट शानदार प्रश्न की ओर चलेंगे। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, देखिए यह इसको तो आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर रख लीजिए, क्योंकि यह पहला पहला बार यह जो महिला प्रीमियर लीग जो हुआ है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि महिला प्रीमियर लीग डब्ल्यूपीएल 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए। तो देखिए यहाँ पर कुल कितने मैच खेले गए, इस तरह के प्रश्नों को मैं इसलिए ला दिया हूँ कि इससे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट तो मैं आप लोग को बता ही दूंगा, लेकिन आप लोगों का जो ट्रेनिंग जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रश्नों को थोड़ा उल्टा-पुल्टा करके आजकल एग्जामिनर्स के द्वारा आप लोग की परीक्षा ली जा रही है। तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिए और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह टॉप कंटेंट जो है आप लोग को देता रहूँगा, जहां आप लोग के लिए कोई कन्फ्यूजन की गुंजाइश रह ही नहीं जाएगी और कोई ऐसा एक्स्ट्रा फैक्ट छूट नहीं जाएगा जहां पर ज़रूरी हो। क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसी में बताना मैं उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन फिर भी जहां पर ज़रूरी होगा वहां पर मैं बताते चलूँगा आप लोगों को। तो महिला प्रीमियर लीग की बात करें तो पहले संस्करण के दौरान दोस्त यह कुल जो है ये 22 मैच खेला गया है, कुल 22 मैच खेला गया है। और इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है क्या, एक तो हो गया विजेता, दूसरा हो गया उप विजेता, यानी कि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महिला प्रीमियर लीग यानी कि डब्ल्यूपीएल 2023, तो दोस्तों जिस तरह आईपीएल पुरुषों का होता था उसी तरह अब महिलाओं के लिए भी प्रीमियर लीग डब्ल्यूपीएल होना स्टार्ट हो गया है। और ये पहले संस्करण का अगर क्वेश्चन ऐसे भी घुमाकर पूछ ले, ये जो पहले संस्करण है, तो पहले संस्करण का विजेता जो हो जाएगी टीम, यह जो हो जाएगा, यह मुंबई इंडियंस जो हो जाएगा दोस्तों, यह मुंबई इंडियंस जो हो जाएगा ये विजेता हो गया। उप विजेता की बात करें तो उप विजेता आप लोग लिख लीजिए, ये दिल्ली कैपिटल्स हो जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स जो हो जाएगा ये उप विजेता हो गया। और ये सब करंट अफेयर से आप लोग को प्रश्न को देख रहे हैं आप लोग, ये करंट अफेयर से प्रश्न है कि उप विजेता जो हो गया दिल्ली कैपिटल हो गया। और मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 7 विकेट से हराया था फाइनल मैच में। 7 विकेट से हराकर मुंबई इंडियंस ने डब्ल्यूपीएल के खिताब पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, छठा प्रश्न है कि अफ्रीकन यात्री इब्न तूता ने किसके राज में अपने लेख में विस्तृत वर्णन किया। तो इब्न तूता क्या था दोस्तों, तो यह भारत में आने वाले विदेश यात्री था। तो पहले इसको समझ लीजिए कि इब्न तूता किसके राज के बारे में अपने लेख में विस्तृत वर्णन किया दोस्तों, तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के राज के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया इब्न तूता ने। और इसी के शासनकाल में ये भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह भारत इसके राज्य में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के इब्न तूता। ठीक है ना। और जितने भी भारत में विदेशी यात्री आए, भारत में जितने विदेशी यात्री आए, चाहे वेंग सांग हो जाए, फाहियान हो जाए, निकोलो कांटी हो जाए, ये इब्न तूता हो गया, और बहुत सारे भारत में विदेशी यात्री जो भी आए हैं, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपने चैनल पर आप लोगों के लिए बहुत पहले ही उपलब्ध करा चुका हूं। तो आप लोग अगर उसको नहीं देखे हैं तो उसको अवश्य ही देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 7वां नंबर कि किसी अपराधी के प्रत्यार्पण के लिए गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल का कौन सा नोटिस जारी किया जाता है। यहाँ पर इंटरपोल के द्वारा दोस्तों अपराधियों का प्रत्यार्पण जो होता है एक देश से दूसरे देश में, ठीक है ना, तो उसको प्रत्यार्पण के लिए गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल का कौन सा नोटिस जारी किया जाता है, ये नोटिस के बारे में बात किया जा रहा है दोस्तों। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, ये रेड कॉर्नर नोटिस जो है ये जारी किया जाता है, ठीक है ना, इंटरपोल के द्वारा। और इंटरपोल से और क्या-क्या आप लोग को इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, तो इंटरपोल का सबसे पहले आप लोग मुख्यालय देख लीजिए। इसका मुख्यालय जो है बार-बार आप लोग को परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो इंटरपोल का मुख्यालय जो हो जाएगा, यह लियोन हो जाता है, ठीक है ना। और लियोन ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये फ्रांस में है। ये फ्रांस के लियोन में जो है इसका मुख्यालय है इंटरपोल का, ठीक है ना। ये फ्रांस आप लोग, मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ फ्रांस को, ठीक है। ये ये जो लियोन है, और लियोन कहाँ पर है, ये फ्रांस में है, ठीक है ना। फ्रांस में लियोन हो गया। और ये पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों इंटरपोल की जो स्थापना जो है, इंटरपोल की स्थापना अगर बात किया जाए तो यह 1923 ईस्वी में हुआ था इंटरपोल का स्थापना। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है दोस्त, जो अपराधों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराध को कम करने में मदद करता है इंटरपोल। तो इतनी जानकारी आप लोग के लिए काफी है इंटरपोल के बारे में।
बहुत ज्यादा विस्तृत जाने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न। देखिए ये करंट अफेयर का फिर प्रश्न आ गया कि मेथेनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया यह दोस्त? मेथेनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, यह जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन आप लोग को देखिए यहाँ पर, नितिन गडकरी है, राजनाथ सिंह है, देवेंद्र फडणवीस है, अमित शाह है। तो किसके द्वारा यह किया गया? तो दोस्तों यह नितिन गडकरी जी के द्वारा यह जो है ये मेथनॉल से चलने वाली बस का अनावरण नागपुर में किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है कि शक युग के अनुसार राष्ट्र ने राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया? अपने भारत देश ने राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया शक युग के अनुसार? ये शक युग के अनुसार राष्ट्रीय पंचांग पूछ रहा है दोस्तों। तो इस प्रश्न का क्या जवाब हो जाएगा? तो दोस्त इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, यह चैत्र वन 1957 शक को राष्ट्रीय पंचांग को स्वीकार किया गया। ठीक है ना, ये चैत मास के अनुसार चैत वन 1957। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न जो मैं आप लोग के लिए एक एक चुन चुन कर जो लाता हूं, यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इतने प्रश्नों को थोड़ा सा कलेक्शन करने में आप लोग को, चूंकि कई बुक को मैं एक साथ रखकर मैं कलेक्शन करता हूं आप लोग के लिए प्रश्नों को, और इसमें थोड़ा सा देर 1-2 दिन लग जाता है। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल घबराइएगा नहीं। मैं आप लोग से जो वादा किया हूं, आप लोग को एकदम परीक्षा तक आप लोग को प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे, चाहे वो मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर, कंप्यूटर क्लासेस, जो भी है हमारे चैनल पर आप लोग के लिए बहुत ही शानदार तरीके से और टॉप लेवल का कंटेंट है यहाँ पर दोस्तों। तो आप लोग इस पर बिल्कुल संदेह न कीजिएगा। और जहां तक मेरे क्वालिफिकेशन की बात हो गई, तो मैं आप लोग के लिए बता दूं कि मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूं और साथ ही साथ एमबीए भी किया हुआ हूं, और उसके पहले बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स भी मेरा कंप्लीट है। आप लोग ये मत समझिएगा कि कोई आप लोगों को बिल्कुल कोई नौसिखिया आदमी पढ़कर बता रहा है। आप लोग इसके लिए आश्वस्त रहिए कि आप लोगों के लिए जिस तरह मैं टॉप क्लास की कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं, आप लोग बखूबी से समझ सकते हैं कि ये कोई नौसिखिया आदमी इतना उसके द्वारा नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10वां है कि आराम हराम है यह प्रसिद्ध कथन किससे संबंधित है? आराम हराम है यह प्रसिद्ध कथन किससे संबंधित है दोस्त, यह प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्त, यह जो हो जाएगा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यह प्रसिद्ध कथन कहा गया था, आराम हराम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर है। देखिए ये भी करंट अफेयर का प्रश्न आ गया कि हाल ही में आए मैंडस तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा जारी किया गया? ये मैंडस तूफान के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो मैंडस तूफान का नामकरण किस देश को द्वारा जारी किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा ये मैंडस तूफान का नामकरण किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है दोस्तों? तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये डेयरी फार्म से ये संबंधित है। आप लोग गलती से बाढ़ की रोकथाम मत लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लड है। तो ऑपरेशन फ्लड की जो ये संबंधित जो हो गया, ये डेयरी फार्म से हो गया। और आप लोग के लिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी प्रैक्टिस सेट को करा रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोग के लिए थोड़ा सा कम समय में कराने के लिए कोशिश करूंगा। लेकिन जहां भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, वहां पर मैं थोड़ा सा उसका फैक्ट बता ही दूंगा। और इसलिए थोड़ा सा वीडियो कभी कभी लंबा हो जाता है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि आप लोग को जब सीखने के लिए मिल रहा है, अगर अच्छी चीजों को सीखने के लिए कुछ समय देना पड़े तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर है कि हाल ही में तेजपुर लीची, ये भी देखिए करंट अफेयर का प्रश्न आ गया कि हाल ही में तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया, इसका संबंध किस राज्य से है दोस्त? तो यह तेजपुर जो है ये असम का है। ठीक है ना, और असम में ही तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, ये असम में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग, ठीक है ना, इसकी सिद्धांत किसने खोज की थी दोस्तों, लॉ ऑफ फ्लोटिंग की? तो दोस्तों ये आर्किमिडीज का सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है ना, आर्किमिडीज ने ही ये लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत को
दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। आज का 15वां प्रश्न की ओर चलेंगे और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को बिल्कुल स्किप करके मत देखिएगा क्योंकि 75 का 75 प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर, यानी कि भारत में जितने रक्षा संगठन है, यानी कि आप लोग को आर्मी हो गई, नेवी हो गई और आप लोग को एयरफोर्स हो गया, तो इन तीनों का सर्वोच्च कमांडर किसे माना जाता है दोस्त? तो इस प्रश्न को कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और इस प्रश्न का शानदार जवाब हो जाएगा ये राष्ट्रपति जो है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कह लीजिए या रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर कह लीजिए, ये राष्ट्रपति जी होते हैं। और अभी वर्तमान में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो है, ये हम लोग के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 16 नंबर है कि लेट मी से इट नाउ। देखिए पुस्तक से ये बिल्कुल इस साल का पुस्तक है और बहुत फेमस ये पुस्तक है। लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? यह पुस्तकों से प्रश्न बिल्कुल पूछे ही पूछे जाते हैं, इससे प्रश्न बनते हैं आप लोग को। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सारा कॉम्बिनेशन में लेकर बहुत ही एकदम लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार मैं आप लोग के लिए सेट को लाता हूँ, ताकि आप लोग किसी भी मामले में कम न रह सके। और यहाँ पर बिल्कुल एकदम टॉप क्लास की ही आप लोग को कंटेंट मिलते रहेगी, इसके लिए मैं आश्वस्त आप लोग के लिए कराना चाहता हूँ। ठीक है ना? तो लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक कौन है दोस्त? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं ये हो जाएंगे राकेश मारिया, जो है इस पुस्तक के लेखक हो गए। कौन? राकेश मारिया इस पुस्तक के लेखक हो गए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 17 नंबर प्रश्न है कि भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। भारत में किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी दोस्त? तो यह प्रश्न को भी बहुत बार पूछा गया है, एसएससी हो, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, आप लोग को बिहार एसएससी, कई बार ये प्रश्न को पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, ये किसी भी राज्य की राज्यपाल पहले बनने वाली महिला जो है, ये सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। कौन सी? सरोजिनी नायडू जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 18 नंबर है कि गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ? ये ब्रह्म ज्ञान पूछे या ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ, ये प्रश्न पूछा जा रहा है गौतम बुद्ध को। तो गौतम बुद्ध को जो है, यह जो ज्ञान की प्राप्ति जो है कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों यह बोध गया में हुआ था। कहाँ पर? बोध गया में हुआ था ये ज्ञान की प्राप्ति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर है कि भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है। भारत में संपत्ति के अधिकार को क्या माना जाता है दोस्त? तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग दीजिए। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्त, यह जो हो जाएगा, भारत में संपत्ति के अधिकार को अब ये कानूनी अधिकार की श्रेणी में रख लिया गया है। ठीक है ना? ये कानूनन अधिकार हो गया है। ठीक है? पहले था ये मौलिक अधिकार में था, लेकिन 1978 में, जब 1978 के, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, मैं लिख दे रहा हूं, इससे संपूर्ण फैक्ट को आप लोग को मैं बता दे रहा हूं क्योंकि इससे प्रश्न आप लोग को बनते हैं। तो 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन जो है, यह जो 1978 में हुआ था, ये 1978 में इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में रख दिया गया। ठीक है ना? किस में रख दिया गया? ये कानूनी अधिकार में इसको रख दिया गया है। और कभी-कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद में संविधान को रखा गया है दोस्तों? तो यह अनुच्छेद 300 ए, 300 ए में इसको रखा गया है। किसमें? अनुच्छेद 300 ए में संपत्ति के अधिकार की बातों को कहा गया है। और 44वां संविधान संशोधन 1978 ये हो गया, इसका सही जवाब हो गया। ठीक है ना? तो इसको आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है ना? ये संपत्ति का अधिकार जो है अब मूल अधिकार नहीं रहा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 20वां नंबर प्रश्न है आप लोग को कि कोडई कैनाल जो है किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडई कैनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न में आप लोग को ऑप्शन है यहाँ पर कि पलानी, नीलगिरी, ये विंध्याचल और अरावली, इस कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है दोस्तों? तो ये कोडई कैनाल जो है ये पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। कहाँ पर? पालनी ये पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 21 है कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या है।
यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र जो है, यह जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी आधिकारिक भाषाओं की बात की जा रही है कि कितनी आधिकारिक भाषा है। ऑप्शन है आप लोग को 5 है, 6 है, 7 है, 11 है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आधिकारिक भाषा है उसकी संख्या जो है ये दोस्त ये 6 भाषा है, ठीक है ना। और 6 भाषा कौन कौन सा है वो भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यह प्रश्न, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ठीक है ना। ये चीनी हो गया, ये चीनी हो गया आप लोग के। उसके बाद अरबी लिखिए, ठीक है ना, अरबी लिखिए। रूसी लिखिए, रसियन जो भाषा है, ठीक है ना। स्पेनिश लिखिए, स्पेनिश हो गया आप लोग को। उसके बाद अंग्रेजी हो जाएगा, अंग्रेजी हो गया। अब 1 2 3 4 5 और एक छूट गया आप लोग को, कौन सा, फ्रेंच, ठीक है ना। ये फ्रेंच जो हो गया। तो चीनी, अरबी, रूसी, स्पेनिश, अंग्रेजी और फ्रेंच, ये 6 भाषाएं जो है संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में नामित है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। इन चारों युग्म में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन आप लोग को गुजरात अहमदाबाद, ठीक है ना। पहले देख लीजिए कि क्या किस टाइप का ये रिलेशन आपस में है। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, मिजोरम आइजोल। तो यहाँ पर देखेंगे कि यह अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, असम की दिसपुर है और मिजोरम का आइजोल है। तो तीनों का राजधानी दिया हुआ है, तो नियमानुसार गुजरात का गांधीनगर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अहमदाबाद है, ठीक है ना। तो इसलिए यह जो प्रश्न जो है, यह जो है, यह युग्म जो है ये सम्मिलित नहीं, सही नहीं है। ये युग्म जो है ये सही नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 23 इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थशास्त्र से, कि बैंक द्रव से तात्पर्य है। बैंक द्रव क्या क्या कहलाता है दोस्तों। तो करेंसी नोट जो होता है ना दोस्त, इसी को बैंक द्रव कहते हैं, करेंसी नोट को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 24 नंबर प्रश्न है कि गोवा भारत का कौन सा राज्य हुआ। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, गोवा वाला, कि गोवा भारत का कौन सा राज्य हुआ, ठीक है ना। तो दोस्तों गोवा से इंपॉर्टेंट 2-3 फैक्ट को समझ लेंगे कि यह गोवा जो है पहले संविधान के 56वां संशोधन जो हुआ था, संविधान का 56वां संशोधन द्वारा यह जो है 1987 में 56वां संशोधन हुआ, ठीक है। और ये संविधान के 56वां संशोधन 1987 में यह गोवा जो है, गोवा जो है एक अलग राज्य बना, अलग राज्य को इसको दर्जा दिया गया, ठीक है, अलग राज्य का दर्जा दिया गया। और यह भारत का 25वां राज्य था, ठीक है ना। भारत का 25वां राज्य जो था ये गोवा था, ठीक है। तो इन फैक्टों को आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। कौन सा संविधान संशोधन, ये 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को भारत का 25वां राज्य का दर्जा दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 25 कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः एकल नृत्य है। इन चारों ऑप्शनों में से कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम में कौन सा एकल नृत्य है दोस्त। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा मोहिनीअट्टम जो है ये एकल नृत्य है। और अगर प्रश्न पूछ दे कि ये मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है, कौन से राज्य का नृत्य है, तो चलिए उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। मोहिनीअट्टम जो है यह केरल से संबंधित है। ये मणिपुरी तो दोस्तों आप लोग समझ ही रहे हैं, ये मणिपुर हो गया, ठीक है ना। और ये कथक जो है दोस्तों यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आप लोग को यह जो एक्स्ट्रा फैक्ट लिखा रहा हूँ ऐसे ही नहीं लिखा रहा हूँ कि आप लोग को बस टाइम कंज्यूम करता रहूं। आप लोग को एक एक मिनट की जो आप लोग के समय का जो मूल्य है मुझे पता है, इसलिए मैं आप लोग को बहुत अच्छे से अच्छे चीजों को, अच्छे से अच्छे कंटेंट को आप लोग के लिए उपलब्ध कराए रखता हूँ। तो कुचिपुड़ी जो है, कुचिपुड़ी को भी इसको देख लीजिए। यह जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य हो जाएगा। आंध्र प्रदेश जो हो गया यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कुचिपुड़ी, कथक उत्तर प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर और मोहिनीअट्टम केरल हो गया। तो एक प्रश्न से आप लोग को यहाँ पर 3-4 प्रश्न मैं आप लोग को बता दिया फैक्ट के रूप में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर है कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ईबीजी जारी करने वाला भारत में पहला बैंक कौन सा है। यह भी दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा यह जो हो जाएगा दोस्त मेरे, यह एचडीएफसी जो है, यह इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी
जारी करने वाला भारत का पहला देश बन गया है। कौन सा? एचडीएफसी। दोस्तों कभी कभी नहीं, आप लोग को कई बार परीक्षाओं में बैंकों से टैग लाइन के बारे में पूछा जाता है कि फलाने बैंक का कौन सा टैग लाइन है। तो चलिए टैग लाइन से थोड़ा सा क्वेश्चन देख लें। इसको थोड़ा सा दो चार शब्दों में मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि अगर एचडीएफसी का टैग लाइन आप लोगों से पूछे तो बैंक आपकी मुट्ठी में इसका टैग लाइन हो जाता है। बैंक आपकी मुट्ठी में, बैंक आपके मुट्ठी में, ये इसका टैगलाइन हो गया। स्टेट बैंक का क्या हो जाता है टैगलाइन? शुद्ध बैंकिंग, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं लिख दे रहा हूं, शुद्ध बैंकिंग, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। ये हो गया स्टेट बैंक आप लोग का। केनरा बैंक की बात करें तो टुगेदर वी कैन इसका हो जाता है, टुगेदर, ये वी कैन जो है इसका टैगलाइन हो गया। पीएनबी का बात करें तो पीएनबी का टैगलाइन हो जाता है भरोसे का प्रतीक। ठीक है ना, भरोसे का प्रतीक जो है ये पीएनबी का टैगलाइन हो गया। तो इन दो चार बैंकों का, ये एसबीआई, केनरा, पीएनबी का आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और एचडीएफसी का भी मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 27 है कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो की बात की जा रही है यहाँ पर दोस्तों। तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना जो है दोस्त, ये 1936 ईस्वी में किया गया था। ऑल इंडिया रेडियो का शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे। 28 है कि दक्षिण केंद्रीय रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय, मुख्य कार्यालय कहाँ है या मुख्यालय कहाँ है? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि मुख्य कार्यालय पूछे या मुख्यालय पूछ ले, एससीआर का, साउथ सेंट्रल रेलवे का। तो दोस्तों यह जो ऑप्शन सी है यानी कि सिकंदराबाद जो है, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग के लिए देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं। तो इसीलिए मैं आप लोग को कह रहा हूं कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और 75 प्रश्नों को देख कर ही जाइए, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक एक प्रश्नों को मैं दोस्तों कई बुक से आप लोग के लिए इकट्ठा करके लाता हूँ। तो थोड़ा सा मैं मेहनत करता हूँ, तो आप भी थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए और अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। पढ़ने बैठिए तो एकदम बिल्कुल मन लगा कर बैठिए, और नहीं तो पढ़ने ही मत बैठिए। एकदम पढ़िए तो एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 29 है कि जहांगीर का मकबरा स्थित है। जहांगीर का मकबरा की बात की जा रही है। तो दोस्तों जहांगीर का मकबरा जो है ये लाहौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लाहौर में स्थित है। प्रश्न 30 देखेंगे कि भारत में मुंबई और थाने के बीच में प्रथम ट्रेन चली थी। तो कब चली थी, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर प्रश्न ऐसे पूछ ले कि भारत में प्रथम ट्रेन कहां से कहां तक चली थी, तो ये याद रख लीजिएगा, मुंबई से थाने के बीच में सबसे पहले ट्रेन चली थी भारत अपने देश में। और किस तारीख को चली थी, ये तारीख पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा, ये 16 अप्रैल 1853 को जो है मुंबई से थाने के बीच में प्रथम ट्रेन भारत में चली थी। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 31 है कि महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था महाराष्ट्र में दोस्तों, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यह हो जाएगा कि संत ज्ञानेश्वर जी के द्वारा ही यह शिक्षाओं को फैलाया गया था महाराष्ट्र में। भक्ति संप्रदाय को महाराष्ट्र में बढ़ावा दिया गया संत ज्ञानेश्वर जी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 32 प्रश्न है यहाँ पर कि बिहू का संबंध किस राज्य से है? बिहू जो है, बिहू का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, यह जो असम हो जाएगा। असम से यह बिहू जो है असम से संबंधित नृत्य है, बिहू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 33 है कि राउरकेला स्टील प्लांट किस प्रदेश में स्थित है? ये राउरकेला स्टील प्लांट की बात की जा रही है। ठीक है ना? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आप लोग दोस्तों, मैं जैसे ही प्रश्नों को बोल रहा हूँ, आप लोग चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी, जैसे 33 का जो होगा उसका ABCD ऐसे करके आप लोग लगा सकते हैं। तो आप लोग सभी प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में भी आप लोग साथ ही साथ प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। और आप लोग अंतिम में अपने कितने मार्क्स आए हैं, इसको अवश्य शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे दोस्त जो हैं, ये कमेंट बॉक्स में अपना मार्क्स शेयर नहीं करते हैं। पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। अगर कम आ गया दोस्त तो तैयारी कीजिए, इसमें कोई शिकायत नहीं है। अगर आप लोग को अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो भी शेयर कर सकते हैं, कम आते हैं तब भी शेयर कर सकते हैं। दोनों में कोई बुराई नहीं है। आप लोग कमेंट करने में कोई हिचकिचाइए मत। आप लोग
मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलिए। तो राउरकेला स्टील प्लांट की बात की जा रही है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यह जो है यह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 34 जो है कि कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? यहाँ पर कर्क रेखा की बात की जा रही है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो है यह कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ पर नहीं वाली बात पूछी जा रही है। तो कर्क रेखा जो है पहले ये समझ लीजिए कि कहाँ से कहाँ होकर गुजरता है। तो यह दोस्तों भारत में 8 राज्यों से होकर यह कर्क रेखा जो है गुजरता है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है ना? तो आठों राज्य कौन कौन से है मैं आप लोग के लिए बता दे रहा हूँ। आप लोग के लिए पहला हो गया ये मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ठीक है ना? उसके बाद आप लोग को पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल के बाद आप लोग को राजस्थान हो गया। ये आठों राज्य जो है आप लोग याद रखिएगा। देखिए इसी तरह प्रश्न आप लोग को फंसा देगा। तो पहले ये अगर आप लोग जान जाइएगा कि कितने राज्य और वो राज्य कौन-कौन से हैं, तो आप लोग को एग्जामिनर कहीं से भी फंसा नहीं सकता है और आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो गया और ये अंत में झारखंड हो गया। ठीक है ना? देखिए कितना राज्य हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 राज्यों से यह जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है, ये कर्क रेखा होकर गुजरती है। और इसको याद करने के लिए एक ट्रिक्स जो हो जाता है, यह जो हो जाता है मित्र पर गमछा, मित्र पर गमछा, झार जो हो जाएगा, इसका शानदार ट्रिक होता है, इसको याद रखिएगा तो कभी भूलिएगा नहीं। मी से मिजोरम, ये जो प्र है त्रिपुरा हो गया, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, ये म से मध्य प्रदेश, छ से ये छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड हो गया। तो यह जो ट्रिक याद रखिएगा तो कभी ये कर्क रेखा को भूलिएगा नहीं अपने जीवन में। तो देखिए इसमें से कौन सा है कहाँ से नहीं होकर गुजरती है? तो गुजरात से भी होकर गुजरती है, त्रिपुरा से भी, पश्चिम बंगाल से। लेकिन यह जो उड़ीसा जो है, उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा, क्योंकि नहीं होकर गुजरती है, यही प्रश्न को पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आप लोग को अगर आज का सेशन अच्छा लग रहा है तो दोस्तों आप लोग लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलिए, एकदम लाइक करते रहिए। ये लाइक शेयर और कमेंट जो है मेरे मोटिवेशन को जो है काफी बढ़ा कर रखता है। और साथ ही साथ जो दोस्त चैनल पर नए हैं तो देखिए अब इससे बेहतर क्या आप लोग को पढ़ाया जा सकता है। तो आप लोग अभी भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? और आप लोग को वन स्टॉप डेस्टिनेशन यहाँ पर आप लोग के लिए है। यहाँ पर मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, हिंदी की क्लासेज, कंप्यूटर की क्लासेज, सारा जो है इसी चैनल पर आप लोग को मिल रहा है और बहुत ही शानदार तरीके से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 35 है कि हाल के ही दिनों में चर्चा में रहा मून लाइटिंग शब्द का संबंध किससे है? ये मून लाइटिंग संबंध दोस्तों ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो मून लाइटिंग शब्द का संबंध किससे है दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ये ए हो जाएगा। ये रोजगार के क्षेत्र से संबंधित है मून लाइटिंग। आप लोग अंतरिक्ष विज्ञान न लगा दीजिएगा, ठीक है ना? मून लाइटिंग जैसे ये चंद्रमा तो बता रहा है भाई, तो ये अंतरिक्ष विज्ञान, ऐसा गलती मत कीजिएगा। ये रोजगार से संबंधित शब्द है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 36 जो है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर की बात की जा रही है दोस्त। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है ये भारतीय राज्य केंद्र शासित राज्य लद्दाख में है ये स्थित। ये केंद्र शासित अब यूटी यूनियन टेरिटरी हो गया लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो ये लद्दाख में स्थित है, ठीक है ना? सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 37 है कि भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण है, यानी कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कितने परसेंट वन जो है अभी मौजूद में? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ये ऑप्शन ए जो है, यानी कि 21.71% जो है भारत में वनावरण जो है अभी करंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार। ये वन रिपोर्ट 2021 जरूर देखिएगा, अगर 2021 से पूछेगा तभी ये ऑप्शन को लगाइएगा। लेकिन अप्रोक्स इतना ही में रहता है, 21 के ही अंदर रहता है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। 38 है कि अटकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में स्थित है? तो देखिए यहाँ पर
दक्षिण अमेरिकी देश में स्थित है और देश का नाम पूछ रहा है कि अटकामा मरुस्थल किस देश में है, यह प्रश्न है। तो दोस्तों अटकामा मरुस्थल जो है ये चिली में है। कहाँ पर है? चिली में है। ये दक्षिण अमेरिकी देश चिली में है ये अटकामा मरुस्थल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। 39 है जो कि सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा हो जाएगा दोस्त? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये वरुण जो है ये सूर्य से सबसे सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है। कौन सा? ये वरुण हो गया। अगर सबसे नजदीक की बात की जाए सूर्य से तो बुध जो हो जाएगा सबसे नजदीक हो जाएगा सूर्य से। कौन सा? बुध ग्रह जो है ये सबसे नजदीक वाला हो जाता है और सबसे दूर ये वरुण हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 40 है कि ओडिसी एक लोकप्रिय नृत्य है। ओडिसी कहाँ का लोक नृत्य है भाई? यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा यह उड़ीसा जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओडिसी जो है ये उड़ीसा का ही लोकप्रिय नृत्य है। तो देखिए आप लोग के लिए कितना शानदार शानदार प्रश्नों को, नए नए प्रश्नों को, अच्छे प्रश्नों को देखने को मिल रहा है और बिल्कुल एकदम लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार से इस प्रश्नों को सेट किया गया है आप लोग के लिए। और आप लोग, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो कौन से क्वेश्चन आप लोग मिस कर जाइएगा ये खुद ही आप लोग समझ सकते हैं। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। चलिए 41वां प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 41वां प्रश्न है आप लोग को कि राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? पहले जो एक नहर था जिसका नाम राजस्थान नहर था उसका नया नाम क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान नहर का नया नाम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। ये प्रश्न है दोस्तों 42 नंबर प्रश्न है आप लोगों को कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश को पूछा जा रहा है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ये चार जो है ये सबसे प्रदूषित देश हो जाएगा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 43 है आप लोग को कि भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी किलोमीटर में लगभग कितनी है? ये पूर्व से पश्चिम की बात की जा रही है दोस्तों, ठीक है ना? तो पूर्व से पश्चिम कितनी है? ये लगभग नहीं, एग्जैक्ट आप लोग देख लीजिए। ये 2933 किलोमीटर जो है, यह जो है 2933 किलोमीटर जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर जो ये दूरी जो है ये 2933 है, ठीक है ना? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया आप लोगों को? ये ऑप्शन सी जो है ये सही जवाब हो गया। आप लोगों को अगर ये पूछ दे प्रश्न में इसी में कि दक्षिण से उत्तर, ठीक है ना? ये तो पूरब से पश्चिम पूछ दिया, ठीक है ना? पूरब से पश्चिम पूछ दिया। अगर उत्तर से दक्षिण पूछ दिया था इसमें, ये उत्तर से, थोड़ा सा अच्छे से मैं लिख रहा हूँ जो जल्दीबाजी में जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। अगर उत्तर से अगर यही दक्षिण में पूछता तो यह जो हो जाता दोस्तों 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर जो है ये उत्तर से दक्षिण की बीच की दूरी है। और यह पूरब से पश्चिम की ओर जो है ये 2933 है। तो दोनों आप लोगों ने देख लिया, यानी कि ये दूरी हो गया आप लोग को 3214 और ये दूरी हो गया आप लोग को 2933। ऐसे ऐसे करके जो अपने देश की ऊपर से नीचे जो हो गया ये 3214 और आप लोग को पूरब से पश्चिम ये 2933 हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 44 है कि अभ्युदय समाचार पत्र संबंधित थे। अभ्युदय समाचार पत्र से कौन संबंधित है इन चारों में से? तो अभ्युदय समाचार पत्र से दोस्तों यह जो है ये मदन मोहन मालवीय जी जो है ये संबंधित थे अभ्युदय समाचार पत्र से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। 45 है कि किस वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त किया था? यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कब स्वतंत्रता प्राप्त किया इसने? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जो जवाब हो जाएगा ये 1776 में इस ये स्वतंत्र हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका। और अपना देश जो प्यारा भारत देश है 1947 में स्वतंत्र हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 46 है कि निम्नलिखित में से कौन से युद्ध ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया? कौन सा युद्ध था दोस्तों जो अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया? तो उस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ये हो जाएगा बक्सर का युद्ध जो है अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया।
क्योंकि इसमें इनकी हार हुई थी और संधियों के तहत इनको कुछ पेंशन के तौर पर इनको दिया जाने लगा अवध के नवाब को। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित हो गए थे बक्सर के युद्ध के बाद से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। 47 प्रश्न है आप लोग को कि प्रति वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। तो प्रति वर्ष दिन और दिवस से जो क्वेश्चन जो है आप लोग को पूछते हैं परीक्षाओं में। तो जितने भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस है या कोई दिवस मनाया जाता है या राष्ट्रीय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय दिवस कहें, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आप लोग को अपने चैनल पर उपलब्ध करा दिया हूं। अगर अभी तक आप लोग वो नहीं देखे हैं तो उसको अवश्य देख लीजिएगा। तो प्रतिवर्ष ये अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की यहाँ पर बात की जा रही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये 17 अक्टूबर को प्रतिवर्ष ये गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 48 है प्रश्न कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत कहाँ के संधि से हुआ। ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जा रही है दोस्तों। तो यह जो है मैंगलोर की संधि से यह युद्ध जो है समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है मैंगलोर की संधि से समाप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 49 है कि भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकासी हेतु किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी। तो दोस्तों शुरुआत में जब यूक्रेन और रसिया में जब ये युद्ध जो छिड़ा तो उसके बाद भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ये कौन सी ऑपरेशन की शुरुआत की, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों वह ऑपरेशन जो था उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन गंगा था। ठीक है ना, ऑपरेशन गंगा के तहत ही यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित अपने देश में लाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है। यहाँ पर गोकक जलप्रपात की बात की जा रही है। तो दोस्तों यह जलप्रपात जो है यह बेलगांव में स्थित है। ये बेलगांव में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है गोकक जलप्रपात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 51। अब देखिए यहाँ से साइंस का आप लोग का सेक्शन चालू हो गया। ये साइंस वाला सेक्शन चालू हो गया। ठीक है ना, आप लोग विज्ञान से प्रश्नों को अब देखिएगा, 25 प्रश्नों को लगातार देखिएगा। प्रश्न है आप लोग को कि बॉक्साइट कौन से धातु का अयस्क है। यहाँ पर बॉक्साइट जो है कौन से धातु का अयस्क है दोस्तों, यह प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही जवाब पहला ही ऑप्शन हो जाएगा एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण जो है बॉक्साइट अयस्क से होता है। बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। कौन से धातु का, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 52 प्रश्न है आप लोगों को कि जड़त्वा घूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जड़त्वा घूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है दोस्तों, तो ये टॉर्क बराबर होता है जड़त्वा घूर्ण इंटू कोणीय त्वरण जो होता है ये टॉर्क बराबर होता है। ठीक है ना, तो ये दोनों का गुणनफल होता है, ये टॉर्क का दोनों का गुणनफल होता है जड़त्वा घूर्ण और कोणीय त्वरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। ये अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोग के विज्ञान के हैं। आप लोग इन प्रश्नों को में भी कई दोस्त नया देख रहे होंगे, लेकिन आप इस टाइप के प्रश्नों को याद रखे रहिएगा। जिस तरह फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, एफ बराबर एम ए होता है, तो कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला जो है आप लोग को पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, कि वो क्या किन किन का गुणनफल होता है। तो इस तरह के प्रश्नों को भी मैं कराते चल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है 53 कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, पूछ रहा है। यानी कि इसमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोग को। तो दोस्तों पानी का वाष्प में रूपांतरण जो है ये रासायनिक परिवर्तन ये नहीं है। लेकिन कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन है, कागज का जलना भी है, लकड़ी का जलना, ये सब रासायनिक परिवर्तन में आता है। लेकिन पानी का वाष्प में रूपांतरण जो है ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 54 है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है किसका मात्रक है भाई, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक जो हो जाएगा ये एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 55 है। यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि नेत्रदान में निम्नलिखित में से दाता की आंख का कौन सा अवयव उपयोग में आता है। या ये पूछ लिया जाता है कि नेत्रदान में मनुष्य को कौन से, जो मनुष्य नेत्रदान करता है, जिसका नेत्रदान कराया जाता है, उसमें आंख का कौन सा भाग उपयोग में होता है। तो यह प्रश्न जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो इस प्रश्न में नेत्रपटल दे दे या कॉर्निया दे दे। तो नेत्रदान में दाता की आंख का कॉर्निया जो है या नेत्रपटल जो है ये अवयव उपयोग में आता है नेत्रदान में। ठीक है ना,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और मैं आशा करता हूं कि आज का यह जो क्लास है आप लोग को बहुत ही शानदार लग रहा होगा। तो अगर शानदार लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लाइक और कमेंट बॉक्स में भी जरूर इस क्लास के बारे में लिखिए और अंतिम में अपना मार्क्स को अवश्य शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 56 है कि जो तत्व बिजली के प्रवाह में मदद नहीं करता है वह है। इसमें से कौन सा बिजली के प्रवाह में मदद नहीं करता है दोस्तों? यानी कि बिजली का वो सुचालक नहीं है, वो कुचालक है। तो दोस्त इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यह एस जो है, ये सल्फर जो है, ये बिजली के प्रवाह में मदद नहीं करता है। बाकी ये पोटेशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम, ये सब में है, ये बिजली के सुचालक होते हैं। लेकिन ये सल्फर जो है ये आप लोग को बिजली के प्रवाह में मदद नहीं करता, इसलिए ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना? और आप लोग को रासायनिक ये जितने भी चिन्ह होते हैं, यानी कि ये पोटेशियम के हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनको आप लोग 50 तक याद रखे रहिएगा। ये प्रश्न में इसको पूछ लिया जाता है कि इसका रासायनिक आप लोग को ये प्रतीक क्या है। ठीक है ना? रासायनिक प्रतीकों को पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 57 देखेंगे हम लोग कि अगर किसी घोल का पीएच 7 से कम है तो वह घोल होगा। अगर किसी घोल का पीएच 7 से कम होगा तो क्या होगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये अम्लीय हो जाएगा। 7 से कम रहा तो अम्लीय हो गया और 7 से ज्यादा रहेगा तो वो क्षारीय हो जाएगा। अगर पीएच मान जो है 7 पर ही रुक गया तो वो हो जाएगा उदासीन, यानी कि न्यूट्रल हो जाता है। और यही इसका फंडा होता है पीएच स्केल का। ठीक है ना? और पीएच स्केल की जहां तक बात करें तो पीएच स्केल को सोरेनसन द्वारा खोज किया गया था। किसके द्वारा? सोरेनसन के द्वारा खोज किया गया था। और ये पीएच का अगर फुल फॉर्म पूछ दे तो ये पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो है ये पीएच का फुल फॉर्म होता है। तो मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा फैक्टों को इसलिए नहीं बताता हूँ कि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग संपूर्ण जितने भी प्रश्न उसको पूरा फैक्ट के विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा कि नहीं सर पूरे प्रश्नों को आप लोग फैक्ट के साथ बताइए। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप लोग को अच्छी अच्छी जानकारियां मिलेंगी। और थोड़ा सा अच्छी जानकारी मिले तो थोड़ा सा समय देने में कोई हर्ज नहीं है, मैं ये मानता हूं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 58 है कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण होगा। ये अवतल दर्पण की बात की जा रही है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के आपतित कोण की बात की जा रही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ये 0 डिग्री हो जाता है। जब भी वक्रता केंद्र से आने वाली किरण के लिए आपतित कोण जो होगा अवतल दर्पण में वो 0 डिग्री हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 59 है कि ऊष्मा विकिरणों की वेग गति होती है। ऊष्मा विकिरणों की वेग गति किसके बराबर होती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ऊष्मा विकिरणों की वेग गति भी ये प्रकाश की गति के बराबर होती है। ठीक है ना? ये प्रकाश की वेग की गति के बराबर होती है। और प्रकाश का आप लोग का जो वेग होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो है ये किसमें होता है दोस्तों? तो ये निर्वात में जो है ये आप लोग को लाइट का स्पीड हो गया। ठीक है ना? ये प्रकाश की चाल जो हो गया ये निर्वात में मैं आप लोग के लिए लिख रहा हूँ। तो कई बार ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि लाइट स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है ये वैक्यूम के लिए हो जाता है। अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। भाई उधर हम लोग रासायनिक परिवर्तन देख रहे थे कि कौन नहीं है, यानी कि वो भौतिक परिवर्तन था, वाष्प वाला पानी का वाष्प में उड़ना। यहाँ पर ठीक पूछ दे रहा है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यह लौह क्षण का चुंबकन जो है, यानी कि लौह छोर का जो चुंबकन जो होता है ये भौतिक परिवर्तन है। लेकिन ये दूध का खट्टा होना है रासायनिक, धातु का संक्षारण जो है ये रासायनिक, और लोहे में जंग लगना ये भी रासायनिक परिवर्तन होता है। लेकिन ऑप्शन बी जो है ये लौह क्षण का चुंबकन जो है ये एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है? तो इसको रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग बखूबी से इसको ध्यान में रखिएगा और देखिए आप लोग खुद ही अपने आप में समझिए कि क्वेश्चन कितने आप लोग के लिए मैं चुन चुन कर लाया हूं। और दोस्तों ये कहीं का कॉपी पेस्ट नहीं है कि एक ही जगह से उठाया और एक ही जगह पेस्ट कर दिए। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। तो इस इन प्रश्नों को बनाने में दोस्तों मेहनत लगता है और आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत करता हूं तो आप लोग के लिए इतना तो बनता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाने में आप लोग मदद कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 61 है
कि अगर किसी झील के तल के ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब। दोस्तों ये भी प्रश्न एक सेपरेट पूछ लेता है कि किसी झील के तल से बुलबुला जब ऊपर आता है तो उसके आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है, कमी होती है कि कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों जब भी झील के तल से ऊपर बुलबुला आएगा तो उसके आयतन में वृद्धि होती है। ये पहला प्रश्न इसी में छुपा हुआ है। और उस बुलबुले पर लगने वाला जो दाब होता है दोस्तों वह कम होगा जब नीचे से ऊपर की ओर आएगा तो। ठीक है ना, बुलबुले पर लगने वाला दाब कम होगा लेकिन बुलबुले के आयतन में वृद्धि होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 62 प्रश्न है। देखिए यहाँ पर वायु में ध्वनि का वेग पूछ रहा है, यानी कि ध्वनि का जो वेग है वायु में कितना होता है दोस्तों, तो यह जो हो जाता है 330 मीटर प्रति सेकेंड। इसको भी इंपॉर्टेंट में आप लोग रख लीजिए। और वहां पर जो लाइट वाला बताए थे स्पीड, उसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट रखिएगा, क्योंकि ध्वनि का वेग और प्रकाश का वेग से प्रश्न आप लोग के परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 63 है आप लोग को प्रश्न कि हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु ऊपर जाकर फट जाता है, यानी कि वायुमंडल में ऊपर जब जाता है हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा तो वो फट जाता है। क्यों फटता है इसका कारण पूछ रहा है कि हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा जब ऊपर की ओर जाता है तो क्यों फट जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों, ऊपर जैसे जैसे जाता है तो वायु दाब जो है ये घट जाती है और इसी के कारण जो है रबड़ का गुब्बारा जो है ये ऊपर जाकर फट जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 64 प्रश्न है आप लोग को कि ध्वनि तरंगे निम्न में से किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। तो ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है दोस्त, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये परावर्तन के कारण जो है ध्वनि किरणें जो है प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 65 है यहाँ पर कि बच्चों में रिकेटस तथा ऑस्टियोमेलेसिया जो है रोग किसके कमी से होते हैं। बच्चों में जो रिकेटस होता है या ऑस्टियोमेलेसिया जो रोग होता है किसके कमी के कारण होता है। तो दोस्त यह बिल्कुल विटामिन डी के कारण यह रोग होता है। और विटामिन से जितने भी संबंधित फैक्ट बनते हैं, यानी कि कौन से विटामिन का क्या रासायनिक नाम है, किसके कमी से क्या रोग होता है और उस रोग को कैसे निवारण किया जाता है, यानी कि कैसे ठीक किया जाता है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो अपने ही चैनल पर आप लोग के लिए उपलब्ध करा दिया हूँ। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितने भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो उपलब्ध चैनल पर कराया हूँ वो बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को उसको सबको देख लेना चाहिए, क्योंकि किसी किसी में मैं बिहार पुलिस लिख दिया हूँ तो आप लोग खुद से ही समझ लीजिए कि बिहार पुलिस के जीके क्या अलग से छांट कर आते हैं, नहीं। तो आप लोग सारा जीके जीएस के जितने भी वीडियो मैं डाला हूँ आप लोग देख लीजिएगा। करंट अफेयर के लिए आप लोग को 8 करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट मैं उपलब्ध करा दिया हूँ। और कंप्यूटर से भी आप लोग को भरपूर क्वेश्चन है, मोर देन 300 प्रश्न जो है आप लोग को कंप्यूटर से है, कंप्यूटर वाले सेक्शन में। और मैथ और रीजनिंग की भी क्लासेस चल ही रही है, हिंदी की भी क्लासेस हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो अब मैं क्या बोलूँ आप लोग को, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ये इसकी ग्लोबल क्लासेस जो है आप लोग के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप लोग करते रहिए, बस यही आप लोग से डिमांड है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 66 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। इसमें से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो भाई ऑक्सीजन तो तत्व है, क्लोरीन भी तत्व है, सिलिकॉन जो है ये भी तत्व है, ये संगमरमर देखिए। तो संगमरमर कोई तत्व है क्या, नहीं, ये बिल्कुल तत्व नहीं है। तो यह जो है ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि प्रश्न यही पूछ रहा है कि कौन सा एक तत्व नहीं है पूछ रहा है। तो ये 3 गो ऊपर वाला जो है ये तत्व है और नीचे वाला जो तत्व है ये नहीं है, संगमरमर तत्व नहीं आता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 67 जो है प्रश्न कि जंतु वायरस में अनुवांशिक पदार्थ अधिकांशतः होता है। ये जंतु वायरस में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही जवाब इसमें जो हो जाता है अधिकांशतः डीएनए होता है। ठीक है ना, क्या होता है, डीएनए होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 68 है आप लोगों को कि कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है। दोस्तों देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा अंग जो है रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये टॉन्सिल जो है दोस्तों, ये शरीर का पुलिस रक्षक इसको कहा जाता है, टॉन्सिल को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 69 प्रश्न है आप लोग को
कि AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है, यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप AB है, उसका जो ब्लड है किसको दिया जा सकता है? तो दोस्तों उसका ब्लड जो है AB को ही दिया जा सकता है। किसको? AB को दिया जा सकता है। A और B और O को नहीं दिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। 70 नंबर प्रश्न है कि किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहते हैं? ये कौन सा विटामिन इसमें जो है जिसको हार्मोन्स भी कहा जाता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा, यह जो हो जाएगा विटामिन डी जो है इसको हार्मोन्स भी कहते हैं। किसे? विटामिन डी को हार्मोन्स भी कहते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि विटामिन से जो महत्वपूर्ण वीडियो मैंने आप लोग के लिए अपलोड किया है, उसको अवश्य जाकर देख लीजिए। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 71 प्रश्न है आप लोगों को कि वह कौन सा तत्व है जो दंत इनामेल को कठोर बनाता है? तो हम लोग के दांतों पर जो ये उजला उजला चमकता है दोस्तों, वह इनामेल होता है। वो दंत का दांतों का इनामेल होता है। और उसको कठोर बनाने में कौन मदद करता है दोस्तों? तो यह प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ये फ्लोरीन जो है इसको इनामेल को कठोर बनाता है। कौन? ये फ्लोरीन जो है इनामेल को कठोर बनाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 72 की जनन क्षमता में कमी होती है, यानी कि किसी की जनन क्षमता में कमी हो तो उसमें कौन सा विटामिन कमी होगा दोस्तों? तो वो कौन सा विटामिन हो जाएगा? तो विटामिन ई की जो कमी हो जाती है मेरे भाई, विटामिन ई की जो कमी हो जाती है, ठीक है ना? इसी के कारण जो है जनन क्षमता में कमी हो जाता है। किसके कारण? विटामिन ई की कमी के कारण। प्रश्न 73 है आप लोगों के लिए कि सीसी मक्खी निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलाती है? ये सीसी मक्खी की बात किया जा रहा है यहाँ पर दोस्तों। तो सीसी मक्खी कौन सा रोग फैलाती है दोस्त? तो यह जो है स्लीपिंग सिकनेस जो है ये सीसी मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है रोग। कौन सा? स्लीपिंग सिकनेस जो है ये सीसी मक्खी के द्वारा फैलाया जाने वाला रोग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 74 है आप लोग को कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि को अंतः तथा बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों कहते हैं? इसमें से कौन सी ग्रंथि जो है दोस्तों जिसको अंतः तथा बाह्य स्रावी ग्रंथि कहते हैं? तो दोस्त इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, ये जो हो जाएगा पैंक्रियाज जो है, इसी को हम लोग अंतः स्रावी या बाह्य स्रावी ग्रंथि कहते हैं, पैंक्रियाज को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 75 है कि एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है, इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? यानी कि कोई व्यक्ति जो है अपना याददाश्त खो बैठा है, तो उस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है जिसके चलते वो अपना स्मृति खो बैठा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो उसका प्रमस्तिष्क जो है वह भाग जो है प्रभावित हुआ है जिसके चलते वह स्मृति खो बैठा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ये हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग के लिए मैं 75 शानदार प्रश्नों को मैं यहाँ पर आप लोग को शानदार तरीके से बता दिया हूँ। तो हर बार की भांति आप लोग के लिए एक होमवर्क प्रश्न जो है मैं आप लोग के लिए दे रहा हूँ, जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो प्रश्न 76 ये आप लोग का यह जो है ये होमवर्क प्रश्न है आप लोग के लिए कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? भारत के ये नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? यह प्रश्न पूछा जा रहा है और यह प्रश्न आप लोग के लिए होमवर्क है जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आप लोग को, आज का यह क्लास आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और जो दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों अब तक तो आप लोग को विश्वास हो गया होगा कि नहीं इस चैनल पर बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, तो आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर बने रहिए। यहाँ पर आप लोग की विस्तृत जानकारी और विस्तृत रूप से पढ़ाई कराई जाती रहेगी और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और एक और नया वीडियो और एक और महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर मैं बहुत जल्द आप लोग के समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।